किरण ने कहा कि मेरे जैसे सामान्य सदस्य को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। मोदी जी ने मुझे ये जिम्मेदारी देकर मुझे धन्य कर दिया। पापी एक संस्था को लूटने की आजादी दे दी, इसलिए कि एक पापी संस्था इस देश की जमीन को लूटेगा और मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट मिलेगा। कि कैसे इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड बना करके कांग्रेस ने कुछ गुंडों को इस देश को लूटने की आजादी दे दी। असउद्दीन ओवैसी जैसे लोग कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भड़का रही थी कि उसकी मस्जिदें छीन जाएगी। नमस्कार, कैसे हैं आप? देश के पहले गैर इस्लामिक माइनॉरिटी मिनिस्टर, अल्पसंख्यक मामलों के पहले गैर मुस्लिम मंत्री हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को नरेंद्र मोदी ने रविशंकर प्रसाद जैसे कद्दावर नेता से कानून मंत्रालय छीनकर कानून मंत्री बनाया। जिस दिन उन्हें कानून मंत्री बनाया उस दिन हमने एक वीडियो विश्लेषण किया था कि मोदी ने अपने रिजिजू को कानून मंत्री बनाकर क्या दांव चला है। जब वो कानून मंत्री बने कोहराम मचा गए थे, पूरी जुडिशियरी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन उसके बाद किरण रिजिजू जो रविशंकर प्रसाद की जगह पे देश के कानून मंत्री बने, इतनी बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें हटाकर नरेंद्र मोदी ने उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया। किरण रिजिजू कोई बड़ा नाम नहीं था। अरुणाचल प्रदेश का एक युवा नेता जो भारत सरकार का खेल मंत्री था, कानून मंत्री बना, उसे देश का पहला गैर इस्लामिक का माइनॉरिटी मिनिस्टर मोदी ने बनाया। क्यों बनाया? ये देश को तब समझ में आया जब संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ। वक्फ अमेंडमेंट बिल सदन में पास करते हुए किरण रिजिजू ने जो बात कही वहीं से समझिएगा। किरण ने कहा कि मेरे जैसे सामान्य सदस्य को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। मोदी जी ने मुझे यह जिम्मेदारी देकर मुझे धन्य कर दिया। इतिहास में मेरा नाम होगा। इस देश में एक ऐसा बिल मैंने पेश किया जिसने भारत की तकदीर को बदल दी। सही मायने में शुरुआती तौर पर जिस बिल को लोग ये मान रहे थे कि ये वक्फ बिल मुसलमानों से मस्जिदें छीन लेगा, मजारें छीन लेगा, इस तरह से उन्हें डराया गया। एक कट्टरवादी हिंदुओं को सिर्फ इस बात को लेकर के खुशी थी कि वक्फ अमेंडमेंट बिल ला करके सरकार मुसलमानों पर नकेल कस देगी। दरअसल जब यह वक्फ अमेंडमेंट बिल संसद में पेश हुआ और किरण रिजिजू ने जब इसे पेश किया, एक खुलासा करके उन्होंने पूरे देश को सन्न कर दिया। अब तक हम ये जानते थे कि रेलवे से ज्यादा इंडियन एयरलाइंस के पास जमीन है। रेलवे से ज्यादा भारतीय सेना के पास जमीन है। भारतीय सेना और रेलवे के बाद तीसरे नंबर पर वक्फ की जमीन है। किरण रिजिजू ने जो खुलासा किया उससे देश सन्न रह गया। नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन यदि किसी के पास है तो वक्फ के पास है। लेकिन चिंता की बात यह है कि दुनिया में सबसे गरीब या भारत में सबसे गरीब मुसलमान ही क्यों है। यह चौंकाने वाली बात है कि जिस संस्था के पास दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन है, उस समुदाय के लोग इतने कंगाल भिखमंगे क्यों हैं। वक्फ ने आज तक कोई कॉलेज, स्कूल, अस्पताल क्यों नहीं बनाए। मुसलमानों की यह दयनीय स्थिति क्यों है। कल्पना कीजिए, इसी कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश की और कहा कि मुसलमान इस देश के सबसे गरीब हैं, दलितों से भी गरीब हैं। 2006 में लाया गया सच्चर कमेटी पर 2014 तक रहने वाली कांग्रेस ने कोई अमल नहीं किया और कांग्रेस इस देश को गुमराह करती रही। किरण रिजिजू ने देश के सामने एक खुलासा करके न सिर्फ मुसलमानों को जगा दिया बल्कि इस देश की जमीर हिलाकर रख दी कि अब तक आपने कांग्रेस को कैसे चुन करके रखा हुआ था। इस देश की आम जनता के अंदर यदि थोड़ी सी भी जमीर होगी तो जगेगी कि इस कांग्रेस जिसने इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर किया, हिंदुओं के हिस्से जो जमीन आई उसे वक्फ जैसे पापी एक संस्था को लूटने की आजादी दे दी, इसलिए कि एक पापी संस्था इस देश की जमीन को लूटेगा और मुस्लिम तुष्टीकरण का वोट मिलेगा। सच ये है कि कुछ चुनिंदा गुंडों के पास
ये जमीन थी और उस जमीन के माध्यम से वो पार्टी को फंड करते थे, कांग्रेस को की वजूद को जिंदा रखे हुए थे और मुसलमानों की तबाही कर रहे थे। आपको किरण रिजिजू के कुछ बयानों को सुनना चाहिए, तब पता चलेगा कि दरअसल किरण रिजिजू ने अपने एक खुलासे से इस देश को कैसे जगाया है और कैसे वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्त प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्त प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्त प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्त प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्त प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। इसलिए सर, इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा अपने दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहा है, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है, तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज के ये वक्त संशोधन बिल जरूरत है। अध्यक्ष महोदय जी, अब देखिए, तब आपको समझ में आएगा। किरण रिजिजू के इस तेवर को आपने देखा होगा। किरण रिजिजू का तेवर बता रहा है कि उनके अंदर जो काबिलियत को भांप करके ये क्या किया गया। किरण लगातार ये बताते रहे और पूरा खोल करके रख दिया कि कैसे इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड बना करके कांग्रेस ने कुछ गुंडों को इस देश को लूटने की आजादी दे दी। वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है, फिर भी इस देश का मुसलमान गरीब क्यों है? एक भी अस्पताल, एक भी कॉलेज, एक भी अनाथालय, एक भी महिलाओं के लिए, बेवा महिलाओं के लिए इस वक्त ने क्यों नहीं काम किया? तो फिर ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये सही है कि रेट्रोस्पेक्टिव है, ये पुरानी तरह से मान्य नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि अब इसकी जमीन उनके ही पास होगी। दरअसल इस पर अब उन्हें नग्न करके उन लुटेरों से छीनना होगा और फिर गरीब मुसलमानों के हित में इन्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन अब ये जमीन अब देश के अंदर लूट नहीं पाएंगे। यहां पर ये यहीं पर नहीं रुकी, जरा सा सुनिए किरण को। और अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते, तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। आपने सुना, किरण रिजिजू ने कहा कि जिस संसद में हम बैठे हैं, ये संसद भी वक्फ का हो जाता यदि हम ये बिल लेकर नहीं आते। दरअसल इस बिल से तब ये समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। अब कई चीजों हैं कि इस लोगों को समझना पड़ेगा आज फिर से एक बार कि क्यों इस देश में जो 240 पर जो आपने रोका, कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है कि भाई इस बिल का बहुत ज्यादा मायने नहीं है जब पुरानी लूटी गई जमीन को छीना नहीं जा सकता। आज भी जिस पर केस चल रहा है उसे छीना जाएगा और बहुत बड़ी पैमाने पर जो वक्फ की जमीन है उस पर कोर्ट में केस चल रहा है। जिन जिन मामलों में कोर्ट में केस चल रहा है उस पर कार्रवाई होगी। और यही वजह है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि हम मुसलमानों के हित साधेंगे, उनकी जमीन हिल गई और पूरे देश में के अंदर में, पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं। सड़क पर उतर करके मुसलमानों ने वक्फ बिल के सपोर्ट में अपने आप को खड़ा कर दिया है। बड़े पैमाने पर ये लोग सड़क पे क्यों आए, इस चीज को समझना जरूरी है।
इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोगों को कन्विंस किया गया है। अब संसद में किरण रिजिजू के एक्शन के बाद मुस्लिम समाज को विशेष रूप से समझ में आएगा कि ये खेल क्या है। निश्चित रूप से सिर्फ इसे इस रूप में रख करके कि वक्फ बिल से मुसलमान अब कब्जा नहीं कर पाएंगे, असउद्दीन ओवैसी जैसे भड़काऊ लोगों को के लिए आसान था इस देश में दंगा कराना, फसाद कराना, उन्माद फैलाना। लेकिन किरण रिजिजू ने जिस ढंग से फैक्ट रखे उसी की वजह है कि सड़क पे आप दिल्ली से भोपाल तक, लखनऊ से लेकर के मुंबई तक सड़क पे लोग उतर गए हैं और वक्फ बिल के साथ खड़े हैं। आज इसीलिए किरण रिजिजू ने पूरे पोल खोले और एक एक चीज बताया कि कैसे शाहबानो मामले में आपने क्या खेल किया। किरण रिजिजू ने कांग्रेस की पूरी कलंक कथा खोल करके रख दी कि कैसे कांग्रेस ने सीएए के लिए देश को गुमराह किया। सीएए में से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इस देश में सीएए को लेकर के गुमराह किया गया और वो गुमराह करने वाले कांग्रेस के कुछ लोग आज भी उसी ढंग से हैं। ये तुकबंदी वाला शायर, ये अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का चेला, जिसकी कुल जमा पूंजी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के महिमा मंडल में बीता, जो दिन रात अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के चापलूसी में तुकबंदी लिखकर प्रियंका वाड्रा को खुश करके संसद का सदस्य बन गया, काला कपड़ा में आकर के ये रिजेक्ट बिल, वक्फ बिल करके ये प्रोटेस्ट कर रहा था और मीडिया इसकी खबर बना रही थी, जबकि सड़कों पे आम मुसलमान इस वक्फ बिल का विरोध करने लगे, वक्फ बिल के पक्ष में आ गई। अब सोचिए रातों रात ये चीजें कैसे बदल गई। रातों रात ऐसे कैसे हुआ कि लोगों को इस समझ में आ गया कि वक्फ बिल क्या है। किरण रिजिजू दरअसल इस बिल का वो सच खोल गए हैं जिस पर चर्चा ही नहीं हो रही थी। दरअसल दोनों तरफ से जो अतिवादी थे वो इसे दूसरे रूप में ले रहे थे। असउद्दीन ओवैसी जैसे लोग कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को भड़का रही थी कि उसकी मस्जिदें छीन जाएगी। असउद्दीन ओवैसी तो ये कहने लगे कि उत्तर प्रदेश में तो लगभग सभी मस्जिदें जो हैं उसकी कोई पेपर नहीं, सब मस्जिद छीन लिए जाएंगी। इसका इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी गुमराह किया गया सीए के तरह। इसीलिए पूरी तरह से किरण रिजिजू ने उस पक्ष को समझाया। रिजिजू ने दरअसल वो पोल पट्टी पूरी खोल दी, वो सच पूरा बता दिया जो अब तक देश को बताया नहीं। सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारा गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। इसलिए सर, इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा अपने दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहे हैं, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा। दरअसल किरण रिजिजू के इसी दहाड़ ने, इस 1.5 मिनट की इसी दहाड़ ने जमीन हिलाकर रख दिया है और कांग्रेस को भौचक कर दिया। पूरे देश की जमीन हिला दी। पूरा देश सन्न रह गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन यदि किसी संस्था के पास है तो वक्फ के पास है। सिर्फ पाकिस्तान या दूसरे देश के वक्फ नहीं, भारत एक बड़ा विशाल देश है। चीन जैसे देशों में इस तरह की सुविधाएं नहीं है कि किसी एक वामपंथी कंट्री है, किसी व्यक्ति के पास अपनी जमीन नहीं हो सकती। रसिया के पास सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, वो जमीन नहीं हो सकती क्योंकि एक वामपंथी कंट्री है। भारत में वक्फ के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है, किसी यदि निजी तौर पर देखा जाए तो। राष्ट्र की संपत्ति चीजें होती है, रेलवे राष्ट्र की है,
आर्मी की जो जमीन है वो देश की है, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, किसी प्राइवेट संस्था की नहीं है। वक्फ एक गुंडई से, एक लूट की हुई एक ऐसी प्रॉपर्टी है, डकैती की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कुछ मैनेजरों के, कुछ दलालों के पास है। और इसीलिए किरण रिजिजू ने उस सच को बताया कि तुलना गजब है। ये तुलना क्यों की जाती है कि इंडियन रेलवे और इंडियन आर्मी से के बाद तीसरे नंबर पे है। दरअसल सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ के पास है। और यही बात रिजिजू कहकर के देश को हिला कर रख गए कि जब इतनी संपत्ति वक्फ के पास है, मतलब मुसलमानों के पास है, यदि मुसलमानों को डर लगता है कि उसकी जमीन छीन ली जाएगी, तो मुसलमान, भारत का मुसलमान सबसे ज्यादा गरीब क्यों है? ये बात सच्चर कमेटी में की रिपोर्ट जाहिर करते हुए 2006 में कांग्रेस ने मुसलमानों को खुश करने के लिए किया कि हम सच्चर कमेटी लागू करेंगे, वो लागू क्यों नहीं हुआ? क्यों मुसलमानों की दुर्दशा नहीं सुधारी गई और बद से बदतर होती रही? ये मुसलमानों के जगने का समय था कि कुछ चुनिंदा ओवैसी जैसे लोगों के पास, आजम खानों के पास, अतीक और मुख्तार अंसारियों के पास तो वक्त के माध्यम से जमीन लूटने की ताकत थी, लेकिन आम जन को क्या हुआ? दरअसल ये जगने का समय वो इस देश के मुसलमानों के लिए भी है कि क्या इन 4-5 जो अताताई मुसलमान, जो वक्त लुटेरे मुसलमान हैं, उनकी संपत्ति बढ़ती जाए और बदहाली और कंगाली में मुसलमान रहे। मोदी युग में इन मुसलमानों, इन लोगों को, इन सब को, जो इसीलिए रिजिजू ने कहा कि सबका विस्तार हुआ। यदि इस देश में शौचालय मिला तो सबको मिला, बिजली घर घर पहुंची तो सबको पहुंची, पानी यदि पहुंचा तो सबके घर पहुंचा, भारत सरकार की अन्न योजना यदि पहुंची तो सबके पास पहुंची, किसानों को मिलने वाले 6,000 रुपए यदि पहुंचे तो सभी जातीय धर्मों के लोगों तक पहुंचे। लेकिन वक्त के माध्यम से जो मुसलमानों को लूटने की छूट देने की बात कही गई, उसमें चुनिंदा ओवैसी, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, आजम खान और शहाबुद्दीन जैसे लोगों को ही वक्त के माध्यम से जमीन लूटने की छूट दी गई। यदि ऐसा चलता तो ये धीरे धीरे पूरे देश कब्जा कर लेते। ये जो गजवाए हिंद की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल इसका मतलब सत्य है। कांग्रेस गजवाए हिंद एक तरह से लागू कर रही थी और कुछ चुनिंदा मुसलमानों को देश लूटने की क्षमता दे रही थी। यही वजह है कि संसद पर भी ये दावा ठोक रहे थे, यही वजह है कि ये लाल किला पर दावा ठोके, यही वजह है कि वो ईडन गार्डन से लेकर के बंगाल में भी पूरा अपना दावा ठोके। इस सच को खोलने के साथ ये जो एक भ्रम की स्थिति बनी थी, उसे भी किरण रिजिजू ने खोल दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज ये वक्फ बिल आज पेश हो रहा है, तब ये पता चल रहा है कि किस बिग प्लानिंग के तहत एक सामान्य युवक को, जो खेल मंत्री था, उसे देश का कानून मंत्री बनाने का इतना बड़ा कद देकर के नरेंद्र मोदी ने पहले उसे टकराया और वो टकरा गया इंडियन जुडिशियरी से। कॉलेजियम के खिलाफ यदि सबसे ज्यादा कोई बोला तो किरण रिजिजू था। इस किरण रिजिजू का कद बढ़ाकर नरेंद्र मोदी ने इस देश का पहला अल्पसंख्यक, पहला माइनॉरिटी मिनिस्टर, एक बौद्ध धर्मपंथी को क्यों बनाया, एक गैर इस्लामिक नेता को क्यों बनाया? वो किरण रिजिजू के सदन के अंदर तेवर से समझ में आया कि मोदी ने इतनी बड़ी प्लानिंग जो की। आज यदि ये वक्फ बिल पेश हुआ, आज यदि ये वक्फ बिल कानून के रूप में आ रहा है और उसे लाने वाला किरण रिजिजू है, तो आपको समझ में आएगा कि प्लानिंग क्यों थी। किरण रिजिजू के तेवर, एक अरुणाचली होते हुए भी सदन के अंदर एक धारा प्रवाह हिंदी में बोलते हुए किरण रिजिजू ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कच्छ से कामाख्या तक भारत को एक बड़ा मैसेज दिया है। किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के हैं, उनकी भाषा हिंदी नहीं है। इस किरण रिजिजू के माध्यम से कई तार नरेंद्र मोदी ने साधे हैं। आज ये समझ में आएगा कि इस तेज तर्रार युवक को मोदी ने कानून मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी से हटाकर देश का ये मंत्रालय क्यों दिया और उनसे ये बिल पास करवा करके देश की जमीर हिला दी, मुसलमानों को जगा दिया। ये बिल देश के लिए एक परिवर्तन का बिल है। यकीन मानिए, ये बिल का पास होना भारत के एक बड़े बदलाव का संकेत है। ये मोदी सरकार का देश को दिया गया सबसे बड़ा गिफ्ट है। आने वाले समय में समझ में आएगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाकर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और ज्वाइन बटन से मेंबर जरूर बनिए। खैरात के खिलाफ इस स्वतंत्र पत्रकारिता में आप यदि सक्षम हैं तो गिलहरी सहयोग जरूर कीजिए। यह डिजिटल नंबर है जिसके माध्यम से आप गिलहरी सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि खैरात की पत्रकारिता के खेल को समझिए। कैसे फेक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि दहाड़ गौरव गोगोई, इन फ्रॉडों को देखिए और करोड़ों करोड़ों व्यूज देखिए। ये फ्रॉड लिख रहे हैं कि संसद में गौरव गोगोई दहाड़े
और अमित शाह झंड हो गए। हम उस सच को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना समझिए, इस देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले इन खलिया खैरातियों के फेक नैरेटिव को। इसीलिए स्वतंत्र पत्रकारिता में, इस राष्ट्रवादी प्रतियोगिता में, पत्रकारिता में आपके सहयोग की जरूरत है। जय हिंद।